हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, जिसे हम CAG भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका नाम याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसका संवैधानिक प्रावधान की, और उससे पहले मैं यह बात करूंगा कि यह पद सृजित कब हुआ। यह पद 1935 में सृजित हुआ था। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम 1935 का आया था, उसमें इसका प्रावधान किया गया था। फिर जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें भी इनका प्रावधान किया गया, और भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक 4 आर्टिकल्स में इनका प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम इनके संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे, फिर अदर प्रावधान को इनका देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 148 बहुत ही इजी चीज इसमें कही गई है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इंडिया का एक CAG होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह एक ऐसा पद होगा, इस पद पर जो नियुक्त होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इतनी सी बात आर्टिकल नंबर 148 में कही गई है। लेकिन ये आर्टिकल नंबर 148 कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सीधा पूछ लिया जाता है आर्टिकल 148 का संबंध किस चीज से, तो CAG या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। और अगले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 149 में। इसमें दी गई हैं CAG के कर्तव्य और शक्तियां। सीधी सी बात है कि जब ये पद सृजित हुआ तो इनका कुछ कार्य भी तय हुआ होगा। यह क्या करेंगे, तो देखते हैं यह क्या करेंगे। देखिए, यह केंद्र सरकार की संचित निधि से वह, केंद्र सरकार की संचित निधि सेवाएं, राज्यों की संचित निधि सेवाएं, केंद्र शासित राज्यों की संचित निधि या वहां के जो भी गवर्नमेंट्स के खर्चे उनसे वह उनकी लेखाओं का परीक्षण करता है, अर्थात उनकी ऑडिटिंग करता है। क्या करता है? ऑडिटिंग। लेखाओं का परीक्षण करना मतलब ऑडिटिंग करता है। इसके साथ ही यह अन्य ऐसी जो लिमिटेड कंपनियां हैं जिनमें जनता का शेयर होल्डर होती है, जनता का पैसा लगा होता है, उनका, या जिसको सरकार बोले, गवर्नमेंट बोले, या स्वयं से वह उनका भी क्या कर सकती है? उनकी भी जांच, लेखाओं की जांच कर सकती है, जहां पर जनता का पैसा लगा होता है। आपको मैं बता दूं, CAG के माध्यम से भारत के बहुत सारे घोटाले उजागर हुए, जैसे कोल माइनिंग घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम कंप्यूटर का घोटाला था। वह एक लिमिटेड कंपनी थी और उस पर इन्होंने जांच की थी, तो उसका भी इन्होंने उजागर किया। ऐसे बहुत बड़े बड़े जो भी घोटाले हुए हैं, लगभग सारे के सारे CAG के द्वारा ही उजागर हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि यह क्या करता। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ऑडिटिंग के लिए यह राज्यों की भी जांच करता है और केंद्र सरकार की भी, जो मैंने यहां पर बताया है। फिर इसका अगला आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 151। इसमें लिखा है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट। तो देखिए, CAG के पद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यह अपनी रिपोर्ट जो भी होता है वह किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, अगर केंद्र से रिलेटेड है। और यदि राज्य से रिलेटेड है, केंद्र से रिलेटेड है, तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। और अगर राज्यों से रिलेटेड है तो संबंधित राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को अपनी विधानमंडल या विधानसभा में रखवाते हैं। ठीक है। अब जब ये संसद में रिपोर्ट रखी जाती है, तो वहां पर भी एक समिति होती है जो CAG की रिपोर्ट की क्या करती है? जांच करती है। आपसे मैं कमेंट्स में आंसर चाहता हूं कि भाई कौन सी कमेटी है। मैंने अभी ये पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप गूगल पर सर्च करके बताइए। गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा एक बार कि कौन सी कमेटी है संसद की जो CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, और उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। 2 क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं आगे इसके जनरल इंफॉर्मेशन की। तो वर्तमान में CAG के पद पर कौन विराजमान है? तो श्री राजीव महर्षि जी जो है वह CAG के पद पर विराजमान है। उसके बाद अगर बात करते हैं इनका वेतन कितना होता है, इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। कितना होता है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह, 2,50,000। फिर बात करते हैं इनका कार्यकाल की, तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका क्या अर्थ है?
देखिए जो भी पहले हो उनमें से देखिए, अगर कोई जो व्यक्ति जो सीएजी की पद पर बैठा है और उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो वह उनको पद से रिटायर होना पड़ेगा। और उसके पहले उनका वो 65 वर्ष नहीं हुआ है और वह 6 वर्ष तक अपने पद पर रह चुके हैं तो भी उनको क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। यह इसका प्रावधान है। अब अपन बात करते हैं पद से हटाना। तो इनको पद से हटाने के लिए क्या होता है, संसदीय प्रक्रिया अपनाई आती है जिसमें दोनों सदन के 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से। ऐसे नहीं हटाया जा सकता। फिर अगला इन्हें कुछ कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक। क्यों कहा जाता है, भैया ये ऑडिटिंग करते हैं। क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। तो इस ऑडिटिंग के डर से लोग वह गलती नहीं करते हैं क्योंकि ये उनके अगर कोई गलती करेंगे तो यह उजागर हो जाएगा, ये ऑडिटिंग करेंगे। परंतु यह धन के निष्कासन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑडिटिंग जब करते हैं जब पैसा खर्च हो चुका होता है। जब क्या होता है, पैसा खर्च हो चुका हो उसके बाद ये ऑडिटिंग करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर व्यय गलत हुआ है, फिर उससे तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो हो चुका है। इसलिए धन के निष्कासन पर नियंत्रण नहीं रखते। लेकिन जो इंग्लैंड के सीएजी हैं वह धन के निष्कासन पर नियंत्रण रखते हैं क्योंकि वहां पर प्रावधान ऐसा है कि खर्च होने से पहले उनका सीएजी चेक करता है कि यहाँ पर इन्होंने जो एस्टिमेट बनाया वह सही है क्या नहीं, और सीएजी की परमिशन के बाद ही वह प्रोजेक्ट शुरू हो पाता है। अर्थात सीएजी पहले बताएगा अगर ये गलत है तो उसे ठीक करके लाना पड़ता है, तभी वहाँ पर वह शुरू हो पाता है प्रोजेक्ट। और वहाँ पर धन के निष्कासन पर पहले ही रोक लगा दी जाती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लेना और देख लेना, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।